नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों आर्टिकल 19। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों आर्टिकल 19 का पहला प्रोविजन डिस्कस किया था। आज हम दो प्रोविजंस को और डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिकल 19 सब क्लॉज बी एंड 19 सब क्लॉज सी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 19 है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दिया जाता है, एंड जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज बी एंड सी ये भी सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है दोस्तों। तो दोस्तों जो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज बी वाला पार्ट है ये हमें कहता है राइट टू असेंबल, यानी कि आप कहीं पर भी एक तरह से इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे पब्लिक गैदरिंग होती है दोस्तों, जनसभा होती है, तो ये आर्टिकल हमें फ्रीडम देता है कि हम लोग असेंबल हो सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं कहीं पर। मतलब ग्रुप 4-6 लोगों का जाए, 10 लोगों 20 लोग 50 लोग कितने भी लोग एक जगह इकट्ठे होकर कुछ भी फंक्शन करना चाहें या कुछ भी मतलब एक तरह से रैली निकालना चाहें, या होता है ना कि रामलीला मैदान में सपोज किसी की पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है तो वहाँ पे क्या होता है, असेंबल होते हैं दोस्तों हम। तो ये सारा का सारा राइट हमें आर्टिकल 19 के इस बी क्लॉज से मिला है दोस्तों। असेंबल तो हो सकते हो, बस इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको शांतिपूर्वक असेंबल होना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। पीसेबली लिखा है दोस्तों, इस पे का मतलब यही है कि आप इकट्ठा होइए, आप बात करिए, आप फंक्शन करिए, कुछ भी करिए, बट शांतिपूर्वक करिए। कृपया करके कुछ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न मत करिए जिससे कि लड़ाई झगड़ा हो। एंड दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि विदाउट आर्म्स। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको असेंबल होने की अगर फ्रीडम दे रखी है तो आप अपना बंदूक एंड ये चाकू तलवार ये सब लेकर पहुंच जाएं। ये भी दोस्तों इस आर्टिकल में रोका गया है, विदाउट आर्म्स एंड शांतिपूर्वक अगर आपको कहीं बैठना है। जैसे दोस्तों लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, शांति से बैठने की परमिशन दोस्तों ये आर्टिकल हमें देता है, विदाउट आर्म्स एंड शांतिपूर्वक। एंड दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज हमारे जो सिख धर्म हैं वो लोग किरपान लेके दोस्तों चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक एक्सेप्शन रहेगा आर्टिकल 19 का, क्योंकि वो उनका रिलीजियस राइट है दोस्तों। आर्टिकल 25 से 28 के तहत सिख धर्म का वो रिलीजियस राइट है कि उनका कंपलसरी होता है एक तरह से इस धर्म में फॉलो करना, दैट इज किरपान को वो रख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे रखी है दोस्तों। एंड देन दोस्तों फिर एक अभी मैंने बताया कि असेंबल हो सकते हैं, बट दोस्तों इसमें क्या हुआ कि ये जो सेक्शन आपने सुना होगा धारा 144 लगा दी जाती है हमारे देश में। उससे पहले चलो दोस्तों मैं आपको एक रेस्ट्रिक्शंस बता देता हूँ। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, दैट इज सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। इसमें दोस्तों क्या है कि इन बेसिस पे सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, सिर्फ इन बेसिस पे हमारी स्टेट हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, हमारे इस राइट को कर्टेल कर सकती है, मतलब कम कर सकती है। कैसे? सॉवरेनिटी मतलब अगर हमारे एक जगह इकट्ठा होने से हमारी भारत की अगर संप्रभुता को कोई दिक्कत आती है तो स्टेट हमें वो करने नहीं देगा दोस्तों, असेंबल होने से रोक देगा। इसका मतलब दोस्तों यही होता है डिसीजन मेकिंग पावर अगर हमारे इकट्ठा होने से कम होती है तो फिर स्टेट हमें रोक देता है। सॉवरेनिटी दोस्तों मैंने प्रीएम्बल की क्लास में भी समझाया था, एंड जो आर्टिकल 19 की पहली क्लास थी इसमें भी डिटेल में समझाया है, तो आप एक बार वहाँ पर भी देख लीजिएगा दोस्तों। फिर इंटीग्रिटी, हमारा जो एक तरह से यूनाइटेड इंडिया है, अगर हमारे बैठने से इसमें कुछ भी दिक्कत आती है कि दरार आ जाएगी हमारी इस इंटीग्रिटी में, तो भी स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है दोस्तों। एंड तीसरा है पब्लिक ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया कि एक तरह से पीसेबली वाला ही यहाँ पर वो एक तरह से फॉलो होता है, मतलब शांतिपूर्वक रहना चाहिए, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे जनता में मतभेद हो जाए, लड़ाई हो जाए, भगदड़ हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की इन बेसिस पे स्टेट हमारी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फिर दोस्तों आता है धारा 144 जो कि अगेन एक्सेप्शन है इसका। कैसे एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नहीं कह सकते दोस्तों, ये अलाउड है। क्यों अलाउड है? हमें पहले अभी हमने पढ़ा कि असेंबल होने का चाहे हम 10,000 लोग एक जगह असेंबल हो सकते हैं शांतिपूर्वक, बट दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब के पास पावर होती है सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कई जगह पे धारा 144 लगा दी जाती है, एंड इस धारा के तहत वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, असेंबल होने से रोक देते हैं, पब्लिक गैदरिंग रोक देते हैं, मतलब 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया जाता। बट दोस्तों हमारा तो मौलिक अधिकार है
कि असेंबल हम हो सकते हैं, तो फिर ये जो सेक्शन है ये हमें क्यों रोकता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो रेस्ट्रिक्शंस बताई हैं इसी के बेसिस पे कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस सेक्शन का यूज किया जाता है दोस्तों। कि अगर एक तरह से ये प्रिवेंटिव एक्शन है, प्रिवेंटिव का मतलब है कि हम कुछ होने से पहले ही, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कुछ होने से पहले एक प्रिवेंटिव एक्शन ले लेते हैं कि अगर जैसे डीएम साहब को लग रहा होता है कि असेंबली होने से, मतलब असेंबल होने से वहां पे भगदड़ हो सकती है, मारपीट हो सकती है, तो वहां पे धारा 144 लगा देते हैं दोस्तों उस एरिया के अंदर। फिर क्या होगा, ये जो असेंबल हो रखे हैं ये असेंबल नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते, उनको हटा दिया जाता है। इस बेसिस पे दोस्तों धारा 144 यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा राइट टू असेंबल, दैट इज आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी। इसमें दोस्तों हमारी फ्रीडम है कि हम लोग एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब दोस्तों ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो या संगठन, आप जिसे कहते हैं ग्रुप हो गया, संगठन, कुछ भी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। यूनियन आपने सुना होगा, ट्रेड यूनियन होता है, हर जगह पे अपने अपने यूनियन होते हैं, यूनियन बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। मतलब इस आर्टिकल के तहत आपको फ्रीडम है कि आप अपने ग्रुप बना सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों जो होती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब की सब क्यों बना सकती हैं पॉलिटिकल पार्टी? क्योंकि इनका ये मौलिक अधिकार है दोस्तों एसोसिएशन बनाने का, ग्रुप बनाने का। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं वो इनका फंडामेंटल राइट होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बताए, यहाँ पर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, और यहाँ पर 3 तो दोस्तों कॉमन ही हैं, दैट इज सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। इनके बेसिस पे स्टेट हमारी जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। बट दोस्तों यहाँ पर एक और ऐड हो गया, दैट इज मोरालिटी। अभी मैंने बोला कि एसोसिएशन बना सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं, बट उसमें आपको मोरालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसे भी ग्रुप मत बनाइए कि माफिया गैंग बना लें कि भाई ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम किस टाइप की भी किसी भी टाइप की गैंग बना सकते हैं। तो पता चला माफिया गैंग बना लिया और वो बोलेंगे कि भाई ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों ये भी एक्सेप्शन है, मतलब आप माफिया गैंग नहीं बना सकते। रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है स्टेट, अगर स्टेट को लगता है कि ऐसा एसोसिएशन है जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो स्टेट उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, हमारे इस मौलिक अधिकार का एक तरह से वायोलेशन कर सकती है, कर्टेल कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ इन केसेस के लिए दोस्तों। अगर कोई माफिया गैंग चला रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है कोई एसोसिएशन बना के, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है दोस्तों, उसको रोका जाता है। फिर दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी पार्लियामेंट, इसने मतलब पार्लियामेंट ने एक लॉ लेकर आई, मतलब एक एक्ट उन्होंने बनाया 1967 में, जिसे कहा गया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों ये न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ में आपने इस शॉर्ट फॉर्म में इसको ज़्यादा सुना होगा, UAPA एक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि अगर कोई ग्रुप एंड कोई एसोसिएशन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि एंटी नेशनल हो, मतलब हमारे भारत के खिलाफ अगर वो कुछ करता है, कि मतलब हमारे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करता है, कि भारत के खिलाफ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे कि हमारे देश को हानि हो सकती है, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारी जो भारत सरकार होगी, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एसोसिएशन को जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रही है, उसको दोस्तों वो एक तरह से आतंकवादी घोषित कर देंगे, टेररिस्ट घोषित कर देंगे। एंड जैसे ही वो उसको टेररिस्ट घोषित करते हैं, उनका जो ग्रुप बना होता है वो फ्रीज हो जाता है, उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, सब की सब गवर्नमेंट जब्त कर लेती है दोस्तों। एंड उनका जो ग्रुप था उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद वो ग्रुप एक्टिव नहीं होता। मान लो किसी ने ग्रुप बनाया, फिर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो भारत सरकार ने क्या किया, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया सीधा कि आप टेररिस्ट हैं, आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एंड जैसे ही एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के तहत उनको टेररिस्ट घोषित किया, तो फिर इनका जो ग्रुप था वो फ्रीज हो जाएगा दोस्तों। इनकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, सबको फ्रीज कर दिया जाता है। एंड दोस्तों पहले था कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में ऐसा होता था, मतलब कि अगर कोई एसोसिएशन यानी कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर अगर ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, तभी भारत सरकार वो फ्रीज कर पाती थी उन ग्रुप को, मतलब एक तरह से फ्रीज कर सकती थी। बट दोस्तों 2019 में क्या हुआ, हमारी यूनियन पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेकर आई इसी एक्ट के तहत। एंड उस अमेंडमेंट में बोला कि अब इंडिविजुअल को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है अगर वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करता है।
एंड दोस्तों पहले क्या था कि एसोसिएशन में ही होता था, मतलब अगर कोई ग्रुप कोई ऐसा काम करता है, 4-6 लोगों का ग्रुप हो, 10-12 लोगों का ग्रुप अगर इकट्ठे मिलकर कुछ काम करता है तो उनको आतंकवादी घोषित किया जाता था। बट जैसे ही ये अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें इन्होंने क्या बोला दोस्तों कि अब इंडिविजुअल यानी कोई अगर सिंगल पर्सन भी, कोई एक अकेला व्यक्ति भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो कि एंटी नेशनल है, तो गवर्नमेंट उस केस में भी उस इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकती है, यानी आतंकवादी घोषित कर सकती है। एंड आतंकवादी घोषित करने के बाद दोस्तों फिर उसको इस एक्ट के तहत जो भी इनके केसेस लगाएंगे, क्राइम चार्जेस एंड ये सब के तहत फिर उसको जेल भेजा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास भी समझ आई होगी। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्लास में भी हम आर्टिकल 19 को कंटिन्यू करेंगे एंड उम्मीद करेंगे, कोशिश करूंगा दोस्तों कि उस क्लास में इस आर्टिकल को खत्म कर दूं, मतलब फिनिश कर दें हम इस टॉपिक को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।